सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके सीटेट एग्जाम 2016 के पर्यावरण अध्ययन विषय को हल करवाने वाले हैं। दोस्तों, ये जो पेपर हुआ था ये फरवरी 2016 में हुआ था। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फॉइल ठीक है लेती है। इसके बाद देखिए उसे पानी में डाल देती है और दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। यानी कि एक बार उन्होंने क्या किया, इस तरीके से एल्युमिनियम का एक फॉइल लिया और उसको दिखा रही है कि पानी में डालने पर वो पानी में तैर रहा है। ठीक है, पहली बार। अब वो क्या करेंगी, इसके बाद देखिए फिर वह फॉइल को मोड़ देती है। अब की बार क्या करती है, उस फॉइल को वो मोड़ देती है। मोड़ करके जब वो अब की बार पानी में डालेंगी तब देखते हैं क्या होता है। तो अब की बार जब वो देखिए फिर जब वो फॉइल को मरोड़ करके जोर से दबाती है और निचोड़ती है, फिर उसे पानी में डालती है, तो शिक्षार्थियों को दिखाती है कि अब वो क्या होगा, पानी में पूरी तरीके से वो उस बर्तन में डालने पर दोबारा क्या हुआ, पूरा पानी में वो डूब गया मोड़ने की वजह से। तो बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया गया है। कौन से कौशल का प्रयोग किया गया है, क्लासिफाइंग, ऑब्जर्विंग, मेजरिंग या फिर हाइपोथेसिंग। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये सारा का सारा ये जो प्रयोग हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ये कर कौन रहा है, टीचर। एक बार उन्होंने फॉइल को ऐसे पूरा डाल दिया पानी में, तब वो तैर रहा था और जब उसको मोड़ करके डाला तो वो डूब गया। तो ये सब कर कौन रहा है, टीचर कर रहा है। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे खाली क्या कर रहे हैं, उसको टीचर को खाली देख रहे हैं ध्यान से उसको करते हुए। तो वो क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया, बच्चों के लिए ये क्या हो गया, अवलोकन हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए इन्वायरमेंटल पेडागोजी के विषय में यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से एक को छोड़ करके बाकी सही कहे गए हैं। तो देखते हैं कौन सा है। बच्चे की अस्मिता यानी कि व्यक्तित्व का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के आधार पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने, पाठ्य पुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने या आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसको छोड़ करके वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब तक वास्तविक में अवलोकन नहीं होगा तब तक बच्चे सीखेंगे ही नहीं। तो वास्तविक अवलोकन बहुत जरूरी है, केवल किताबी ज्ञान नहीं जरूरी। तो इसको छोड़ करके बाकी सभी क्या है, वांछनीय है। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है पर्यावरण अध्ययन के विषय में ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। जो महेश है वो क्लास 4 के बच्चों को पढ़ाते हैं। वे वृक्ष संरक्षण यानी कि जो प्लांट है, कंजर्वेशन ऑफ ट्री के बारे में बच्चों को बता रहे हैं कि अवधारणा को, वो उस कॉन्सेप्ट को बच्चों को समझाना चाहते हैं और इस कॉन्सेप्ट को लेकर के वो शिक्षार्थियों को यानी कि स्टूडेंट्स को संवेदनशील बनाना चाहते हैं। अब देखिए इसके बाद वो इन बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए एक योजना बनाते हैं। क्लास 4 के बच्चों को जो वृक्ष है यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट है, कंजर्वेशन ऑफ ट्री करने के लिए यानी कि पेड़ों का संरक्षण करने के लिए जो टीचर है वो एक योजना या प्लान बनाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना या वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मोटिवेटिंग ईच स्टूडेंट टू अडॉप्ट एंड नर्चर वन ट्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। हर एक बच्चे को एक पौधा अपनाने के लिए और उसका पोषण करने के लिए अभिप्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। जो इन्वायरमेंट की क्लास होती है उसमें बच्चे शिल्प कला और यानी कि क्राफ्ट बनाना और आर्ट बनाना दोनों को बच्चे ग्रुप में सीखना पसंद करते हैं। जैसे कि आप अलग अलग प्रकार से क्राफ्ट बनवा रहे हैं, पेपर की सहायता से बच्चों को ड्राइंग बनवा रहे हैं, तो ऐसी चीजों को बच्चे ग्रुप में करना पसंद करते हैं। तो यह इससे क्या होगा, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और वह उसके लिए प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ही क्या है, सही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन ए बी सी जो है यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये सही हो जाएगा।
यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है, हम ये नहीं कह सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन ए बी सी है ये शिल्प कला यानी कि क्राफ्ट और आर्ट में ये तीनों ही जो पॉइंट्स हैं ये बहुत महत्वपूर्ण लिखे हुए हैं इनके संबंध में। क्वेश्चन नंबर 65 पे आते हैं। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं वो क्या है? इंडिकेटर है। किसका? असेसमेंट का। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू असाइन एक्सपेरिमेंटेशन इंडिकेटर? सृजनात्मक लेखन, निर्देशन, प्रदर्शन, हस्तपरक गतिविधि या चित्र पठन? तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब हमें पता है कि बच्चे प्रयोग करने से अधिक सीखते हैं और जो प्रयोग है वो आकलन का सबसे अच्छा तरीका है। पहले ही आपने देखा, पहले ही क्वेश्चन में जो एनवायरनमेंट का था उसमें आपने देखा है कि किस तरीके से जो शिक्षिका है वो बच्चों को एल्युमिनियम फॉयल पहले इस तरीके से देती हैं, फिर उसको मोड़ करके किस तरीके से वो देखती हैं, फिर पानी में वो डूब जाता है। तो वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाती है। इससे क्या होता है? इससे बच्चों के सीखने की जो क्षमता होती है वो भी तेज होती है और बच्चे अच्छे से उस सब्जेक्ट को समझ जाते हैं प्रयोग करने के बाद। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर सृजनात्मक लेखन होगा कि निर्देशन प्रदर्शन होगा कि हस्तपरक गतिविधि यानी कि हैंड ऑन एक्टिविटी होगी या फिर चित्र पठन या पिक्चर रीडिंग होगी। तो सबसे अच्छा तरीका है हस्तपरक गतिविधि, हैंड ऑन एक्टिविटी। जब बच्चे खुद अपने हाथों से कर कोई एक्टिविटी सीखेंगे तो इससे कोई प्रयोग करेंगे तो ये सबसे बेहतर तरीका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक या कहानियां एवं कविताएं। तो जब बच्चे सीखते हैं पर्यावरण के बारे में तो वो अपने परिवार समुदाय से भी सीखते हैं, पाठ्य पुस्तकों से भी सीखते हैं और अन्य किताबों से भी सीखते हैं। शिक्षक भी उनको सिखाते हैं और कहानियां और कविताएं भी उन्हें सिखाती हैं। तो ये चारों के चारों ही सही है। तो ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। ये चारों के चारों ही इन्वायरमेंट के बारे में बच्चों को जानकारी देते ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। कांच के जार यानी कि जो ग्लास जार होते हैं तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पहले सूर्य की धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है। यहाँ पर बताया कि जो ग्लास के जार होते हैं उनमें अचार रखने से पहले, मुरब्बा रखने से पहले क्या करते हैं? सूरज की रोशनी में उसको क्या करते हैं? अच्छे से सुखाते हैं। उस पूरे के पूरे बोतल को अच्छे से सुखाते हैं ताकि उसमें कहीं नमी ना रहे। तो ऐसा क्यों करते हैं यहाँ पूछा ही गया है। मैंने आपको आंसर इसी तरीके से आंसर पहले ही बता दिया, फिर भी हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। उनमें से धूल को हटाने के लिए, ये गलत है। नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, यही सबसे सही ऑप्शन होगा। अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए नहीं, तापमान में वृद्धि करने के लिए नहीं, बल्कि उसमें जो भी नमी है जब वो नमी सूख जाएगी तो अचार क्या होगा? अगर वो नमी रहेगी तो अचार खराब हो जाएगा। इसीलिए नमी को सुखाने के लिए जार को हम धूप में रखते हैं, ठीक है। उसमें अचार रखने से पहले हम उसमें उसको धूप में सुखाते हैं, फिर उसमें अचार रखते हैं ताकि अचार में किसी प्रकार की नमी ना रहे और अचार सालों साल अच्छा रहे। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था। रेनू की दादी क्या बताती हैं? उसे एक सूखा कुआं दिखाती हैं जिसमें पानी नहीं है, ठीक है। पानी नहीं है, उसमें मिट्टी दिखाई दे रही है रेनू को। अब उसकी दादी क्या बताती है उसे कि 15 से 20 साल पहले इस कुएं में पानी हुआ करता था, लेकिन अब जो कुआं है ये पूरी तरीके से सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं दोस्तों? ये पहले भी सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। बिल्कुल सही है। जहां पर भी लोग घर बनवाते हैं पूरा आगे तक क्या करते हैं? वो सीमेंट से उसको ढक लेते हैं। तो ये तो सही है। आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। बोरिंग पंप लगने की वजह से ही जो पानी का जो दर है या फिर ये कहें जो पानी का स्तर वो बहुत नीचे चला गया। इस वजह से भी कुएं में पानी नहीं हो सकता। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर ए और बी जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? बगुला भैंस के ऊपर क्यों बैठता है? बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है, गलत है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, ये भी गलत है। ऐसा नहीं है कि भैंस के ऊपर बगुला बैठा हुआ है तो बगुले को भी आसानी हो रही है, भैंस जहां जहां जा रही है बगुला भी वहीं वहीं जा रहा है, ऐसा नहीं है। बगुला भैंस को डराना चाहता है, भैंस तो बहुत बड़ी है बगुले से, तो बगुला कैसे उसको डराएगा? तो ये भी गलत है। बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध का मतलब कि भैंस के शरीर में जो जुएं लगी होती हैं, जो
जिसको हम कहते हैं जो छोटे छोटे कीड़े, या जिसको हम एक तरीके से कहते हैं उसको किल्ली कहते हैं। तो ये सब चीजें जो लगी होती हैं, जो जीव उसके शरीर से चिपके हुए होते हैं, चाहे वो जुएं हो चाहे वो किल्ली हो, उनको बगुला क्या करता है, खाता है, वो उसके भोजन होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वह बैठता है भैंस के शरीर पर। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या है, सहजीवी संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बगुला आता है भैंस के ऊपर बैठने, क्योंकि उसे अपना भोजन करना होता है। तो इस तरीके से बगुला और भैंस में सहजीवी संबंध है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं होता है? ह्यूमस उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड ह्यूमस, पौधे को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना तथा भोजन भंडारण या संचित करना। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमस उपलब्ध कराना। दोस्तों जो जड़ होती है, जड़ पौधों को सहारा देती है, ये तो सही है, ठीक है, लेकिन उन्हें ह्यूमस नहीं उपलब्ध कराती है तथा जल तथा खनिजों का भी वो क्या करती है, जो जड़ होती है वो जल और खनिजों का भी अवशोषण करती है। इसके अलावा दोस्तों जड़ें भोजन भंडारण या संचित करने का भी काम करती है। जो जड़ें होती है भोजन भंडारण और संचित करने का भी काम करती है। इसके अलावा जो भोजन भंडारण और संचित करना है दोस्तों, ये करते तो हैं बहुत सारे पौधे, लेकिन सारे नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ ही पौधे हैं जो भोजन भंडारण का कार्य करते हैं, जैसे कि शकरकंद हुआ। ठीक है, शकरकंद हुआ, लेकिन एक तो है, ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन 1 को हमने चूज किया कि कौन सा कार्य पौधे के लिए, पौधे के जड़ के लिए नहीं है ह्यूमस उपलब्ध करवाना, बाकी ये तीनों होंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 जो है इसमें वो सही हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि कुछ ही पौधों की जड़ें होती हैं जो भोजन का भंडारण करती हैं, भोजन को संचित करती हैं अपनी जड़ों में, सारे पौधे नहीं करते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल बता दिया, जैसे कि शकरकंद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है, यहाँ पर पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन जो है सही है। वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर है, ये बिल्कुल सही है। वह कर्नाटका की हैं, उन्होंने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 केजी तक का भार उठा सकी थी, ये भी सही है। जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी, तो ये भी सही है। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह कर्नाटक की। दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी कर्नाटक की नहीं है, बल्कि ये है आंध्र प्रदेश की। ठीक है, तो ऑप्शन ए सी डी जो है ये सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन 1 में ए सी डी दिया हुआ है, तो ये सही है। बाकी वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर है, ये भी सही है। उन्होंने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं और वो 12 वर्ष की थी तभी से उन्होंने वेट लिफ्टिंग शुरू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली यानी कि बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन यहाँ पर दिए हुए हैं। जो सीढ़ीदार कुएं होते थे पहले गाँव में, तो उनके बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, ये बिल्कुल सही है। बारिश के मौसम में उनमें आकर के पानी भर जाता था, जिनका उपयोग साल भर लोग करते थे पहले के टाइम में। फिर है सामुदायिक स्रोत के रूप में उसका प्रयोग होता था, ये भी सही है, सभी लोग उसमें आकर के पानी भरते थे। फिर है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। फिर है उसमें केवल संदूषित जल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ही सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ए बी सी ये तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसमें केवल संदूषित यानी कि केवल दूषित जल रहता है उसमें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 73 है। वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? वर्ली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। द प्लेस वर्ली इज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। वर्ली नामक स्थान है, ये किस राज्य में है? दोस्तों ये है महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है महाराष्ट्र, ये सही हो जाएगा। तो वर्ली नामक पारंपरिक कला पद्धति का जो प्रचलन है दोस्तों, यह महाराष्ट्र राज्य में है और यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 पे आते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती और समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? केरल, गुजरात और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक और केरल, या केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर हम तेलंगाना लिखेंगे, क्योंकि अब ये जो पार्ट है ये तेलंगाना में चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आंध्र प्रदेश को कट करके आप तेलंगाना यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किनकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकते हैं? गिद्ध है, रेशम का कीड़ा है, कुत्ता है कि बाघ यानी कि टाइगर है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो टाइगर होता है, जो बाघ होता है, अगर पत्ता भी हिल रहा है हवा से तो वह पत्ते की भी ध्वनि को क्या करता है, वो समझ जाता है कि पत्ता हिल रहा है। और कोई अगर चल रहा है तो वह उस व्यक्ति के पैरों की ध्वनि को भी वो सुन लेता है।
ठीक है। तो इस तरीके से चलने की ध्वनि में वो अंतर भी कर लेता है कि पत्ते की हिलने की ध्वनि है कि किसी के चलने की ध्वनि है। तो इस तरीके से ये किसके कान सबसे तेज होते हैं समझ जाइएगा आप लोग कि सुनने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण होती है किसकी, बाघ की या टाइगर की। क्वेश्चन नंबर 76 है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें डैश पर्वतों में हैं। तो ये सुरंगें कहाँ कहाँ दोस्तों, जब हम अहमदाबाद से केरल की यात्रा करते हैं तो उस समय थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, सेन कोटा आदि सुरंगें या इन दर्रों को पार करना पड़ता है। और ये सुरंगे दर्रे कहाँ आते हैं, पश्चिमी घाट में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है पश्चिमी घाट सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जब हम ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करते हैं तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा ये सब दर्रे आते हैं और इनको पार करना होता है और ये सब पश्चिमी घाट में है। क्वेश्चन नंबर 77 है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना या अलास्का। तो दोस्तों यहाँ पर जो ग्लोब पर भारत की स्थिति है, भारत की स्थिति और अर्जेंटीना की जो स्थिति है उसको देखने से पता चलता है कि जो भारत के लोग हैं वो अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है अर्जेंटीना ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए जो कहीं पर भी ठहरा हुआ पानी होता है, मान लीजिए कोई टायर है उसमें पानी इकट्ठा हो गया, बारिश हुई, या कोई बाल्टी रखी हुई है छत पर उसमें भी पानी इकट्ठा हो गया है, तो ऐसे ऐसे जगहों पर हमें तेल डाल देना चाहिए उन पानी में। तो तेल डालने से क्या होगा, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, ऐसा नहीं है। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, ये भी नहीं है। मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। जो तेल की परत है वो पानी के ऊपर तैरती है और उसमें जब भी वो बैठते हैं मच्छर तो वो उसी में फंस जाते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता है, चींटी, दीमक, मकड़ी या ततैया बर्रा। दोस्तों यहाँ पर देखिए चींटी, दीमक और ततैया बर्रा ये सभी कैसे रहते हैं, कॉलोनी या बस्ती में। आप देखोगे चींटी जब चलने लगेगी तो पूरा चींटी ही चींटी आपको मिलेंगी। दीमक अगर आपको कहीं दिखेंगे तो पूरे दीमक ही दीमक दिखेंगे। अगर आपको कहीं ततैया बर्रा दिखेंगे तो ये पूरे के पूरे आपको दिखेंगे साथ साथ। लेकिन मकड़ी ऐसा नहीं है कि मकड़ी जहाँ रहती है वहां ढेर सारी मकड़ियां रहती है, ठीक है। तो ये एक कॉलोनी में एक साथ मकड़ी नहीं रहती है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु या मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां के जो मकान होते हैं वहां की जलवायु जिस तरीके की होती है, जैसे मान लीजिए बहुत ठंड पड़ती है, बहुत गर्मी होती है, बहुत बारिश होती है, उसी के अकॉर्डिंग लोग वहां के घरों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मकानों के लक्षण दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं, मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, या मकानों की छतें ढालू होती हैं। इन चारों के चारों लक्षणों को पढ़ करके आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ के मकानों की बात हो रही है। तो ये बात हो रही है असम के मकानों की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। और दोस्तों ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आप लोगों के सीटेट के। तो असम के घर कैसे बने होते हैं, मजबूत बांस के खंभों पर, ताकि जब बारिश हो भी तो बारिश, इसके अलावा मकान जो है ये ऊंचाई पर भी बने होते हैं ताकि अगर बारिश हो भी, बारिश का पानी लगे भी तो तुरंत घरों में पानी ना आए, क्योंकि 3 से लेकर के 3.5 मीटर ऊंचाई पर घर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। जो कुडुक है ये कहाँ के लोगों की भाषा है, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड या फिर मिजोरम। ये कहाँ के लोग भाषा बोलते हैं कुडुक भाषा को। तो दोस्तों ये जो कुडुक भाषा है झारखंड, ओडिशा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में रहने वाली जनजातियां बोलती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन में केवल झारखंड दिया हुआ है इसमें से, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस। सौर मंडल, मौसम, ऊर्जा या फिर भोजन। तो आप सभी को पता जो भोजन है ये क्या है, थीम है पर्यावरण अध्ययन में, ईवीएस में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और
गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। जो पर्यावरण अध्ययन है, यह वस्तु की जो थीम होती है वह किस प्रकार से सहायक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। जो पर्यावरण अध्ययन में जो थीम बनाए गए हैं, टोटल 6 थीम बनाए गए हैं, इस तरीके से इनको बांटा गया है कि बहुत ही आसानी से, सही तरीके से उन सारे की सारी थीम्स का ज्ञान संपूर्णता के रूप में क्या करें, अध्ययन करें। उन सभी के सभी थीम को अच्छे से संपूर्णता के साथ उसका ज्ञान लें, ठीक है, क्योंकि ये ज्ञान उनके जीवन भर काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने की शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणा से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, या कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो पर्यावरण अध्ययन होता है, इस पूरे के पूरे विषय में बच्चों को कहानियां बहुत अच्छी लगती है। हम बच्चों को कहानियां सुनाते हैं तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है वो चलती है, तो जो कहानियां होती है वो सीखने सिखाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो हम जानते ही हैं, तो पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्न में से सबसे कम उपयुक्त कौन सा है। तो कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। फिर है कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। फिर है कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। तो दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों, कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, ये सबसे कम उपयुक्त होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, या बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे, इसमें से हमें ऑप्शंस चूज करने हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत, इसमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल। तो जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है उसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि बच्चों को प्रश्न करने का और खोजने का दोनों का मौका मिलना चाहिए। बच्चे खुद प्रश्न भी करें और उस प्रश्न का उत्तर भी वो खोजे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है केवल सी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सबसे अच्छा तरीका है पर्यावरण पढ़ाने का बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। बच्चों का आकलन किया जा रहा है, आकलन प्रक्रिया के बारे में सबसे कम उपयुक्त कौन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे अच्छे उपयुक्त कौन कौन से हैं, तो कम अपने आप हम पता लगा लेंगे। सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। सही बात है। बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। बिल्कुल सही है कि किस किस प्रकार के काम बच्चे कर लेते हैं। बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो ऑप्शन 1, 2, 3 ये तीनों ही क्या है, सीखने के लिए संकेतकों का और उप संकेतकों का प्रयोग जितना करेंगे बच्चे, जितनी सूची बनाएंगे वो उतना ही क्या करेंगे, सीखेंगे उन सब चीजों को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सबसे कम उपयुक्त है आकलन के संबंध में, क्योंकि यहाँ पर देखिए बात की गई है जो पर्यावरण अध्ययन है आकलन प्रक्रियाओं के बारे में बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास नहीं है, क्योंकि यह स्थैतिक होता है और कम उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रम कौशल का आकलन किया गया? परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, या फिर वर्गीकरण एवं चर्चा। बहुत ही आसान सा प्रश्न पूछा है कि क्या आपने अपने घर के आसपास या अपने स्कूल के आसपास ऐसे जानवरों को देखा है जिनके छोटे बच्चे भी, जैसे कि कुत्ते हुए, बिल्लियां हुई, बकरियां हुई, तो ये तो आसपास बच्चों के दिख जाती हैं। तो इन जानवरों के बारे में और इनके बच्चों के बारे में क्या करना है,
नोटबुक में लिखना है। तो इस तरीके से ये क्या है, पहले पहले बच्चों ने जानवर को देखा, उनका अवलोकन किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनको लिखा, रिकॉर्ड बनाया, लिख करके रिकॉर्ड बनाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। तो पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति जो है वो पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो पर्यावरण अध्ययन जो है ईवीएस की जो अंतः विषयी प्रकृति है, इसके अंतर्गत विज्ञान भी आता है, सामाजिक विज्ञान भी आता है और पर्यावरण तो आता ही है। तो ये सब तीनों इसके अंदर समाहित है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, कक्षा 5th ए के शिक्षक एक सवाल देते हैं। क्लास 5th ए के एक टीचर है, क्लास 5th ही आप समझिए इसको, एक टीचर है, वो बच्चों को एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। ठीक है, यहाँ पर 5A है तो यहाँ पर 5B भी दिया, तो ये इसको आप यही समझिए 5A और 5B। 5 जो है क्लास 5, उसको 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, A और B। तो 5A के जो टीचर हैं उन्होंने कौन सा सवाल दिया है कि पेड़ों के 5 लाभ बताइए, पेड़ों से क्या 5 लाभ होते हैं, कि पेड़ों से लकड़ियां मिलती हैं, पेड़ों से फल मिलते हैं, पेड़ों से फूल मिलते हैं। अब ये जो दूसरे शिक्षक हैं 5B के, वो उन्होंने क्या पूछा है कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ही ना हो। तो इन सवालों की प्रकृति कैसी है, 5th ए के टीचर ने क्या पूछा है, 5th बी के टीचर ने क्या पूछा है, इन दोनों के सवालों में डिफरेंस क्या है। साफ साफ आप देख रहे हो कि 5 लाभ, पेड़ों के 5 लाभ बच्चा फट से बता देगा, किस तरीके से पेड़ों से लकड़ी मिलती है, पेड़ों से फूल मिलता है, पेड़ों से फल मिलता है, पेड़ों से घरों के फर्नीचर बनते हैं, पेड़ों से हम धूप से बचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसने लिख दिया, बस 5 जैसे सोच करके लिख दिया। अब अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि अगर अगर क्या हो, धरती पर पेड़ ही ना हो, तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, कोई भी जीव जंतु नहीं रह पाएंगे, सभी लोग धरती पर, कोई कुछ बचेगा ही नहीं। जब पेड़ पौधा नहीं होंगे तो जीव जंतु कहाँ से बचेंगे, अगर धरती पर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जीव जंतु नहीं बचेंगे, जब कोई सांस ही नहीं ले पाएगा तो कोई जीवित कैसे रहेगा। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं होगा। तो ये सब चीजें बच्चे बहुत सारी चीजें सोचेंगे कि धरती पर अगर पेड़ ही ना हो तो कोई अस्तित्व ही नहीं है मानव का। तो इस तरीके से यहाँ पर जो ए है ये क्या है, जो ए प्रश्न है, यानी कि 5th ए के टीचर ने जो प्रश्न पूछा है पेड़ों के 5 लाभ, ये है अभिसारी चिंतन वाला प्रश्न। अभिसारी यानी कि कंजर्वेटिव थिंकिंग का प्रश्न है, या फिर ये कहें कि कन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रश्न है। जबकि जो 5B के टीचर हैं इन्होंने जो पूछा है ये डाइवर्जेंट प्रकृति का प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो ऑप्शन नंबर ए है, ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बद्ध अंत वाला अपसारी है। तो ये बिल्कुल सही है, जो ए प्रश्न है ये क्या है, अभिसारी है, यानी कि कोई भी 5 क्या लिखने हैं, लाभ लिखने हैं पेड़ों के, बच्चा कुछ भी लिखे, वो मुक्त है, उन्हें बस केवल 5 क्या करना है, 5 लाभ लिखने हैं, वो कोई भी 5 लाभ लिख सकते हैं जो भी उन्हें समझ में आता है पेड़ों के द्वारा मिलने वाले। और जो 5B के बच्चे हैं उन्हें क्या कहा गया है कि अगर धरती पर पेड़ ना हो तो क्या होगा, यानी कि बच्चे सोचेंगे इसमें, लेकिन एक सीमा तक ही वो सोचेंगे। तो ये क्या है, एक सीमा, यानी कि बद्ध अंत वाला प्रश्न है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। कक्षा 1 और 2 में आपको पता है जो पर्यावरण है वो भाषा और गणित के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो कक्षा 1 में जो पर्यावरण अध्ययन में जो स्टूडेंट है उनका आकलन टीचर किस प्रकार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट तो होता नहीं है पर्यावरण। तो मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, बिल्कुल सही है, कक्षा 1 के बच्चे हैं तो उनकी मौखिक परीक्षाएं ले सकते हैं हम। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, ये भी सही है। शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग, फिर किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखिए शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में, यहाँ पर ए बी सी ये तीनों ही क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी और सी। यहाँ पर देखिए आपको समझना होगा कि मौखिक परीक्षाएं हो, क्योंकि जरूरी नहीं सारे बच्चे लिख पाते हो, और ड्राइंग तो सारे बच्चे कुछ ना कुछ बना लेंगे और इसमें बच्चों को आनंद भी आता है। और शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग,
तो शिक्षक बच्चों का अवलोकन करेंगे और इसी के अनुसार उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे और उन्हीं रिकॉर्डिंग के बेसिस पर वो बच्चों का आकलन करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास 1 के बच्चों की बात हो रही है, तो यहाँ पर किसी को ना रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत है। आकलन की आवश्यकता बिल्कुल होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने सारे के सारे प्रश्नों को कर लिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में बेल आइकन होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोस को ऐसे देखते रहें। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अब अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।